नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। चार की वार में सबसे पहले बात होगी दिल्ली के निक्की यादव मर्डर केस की। दिल्ली की निक्की यादव मर्डर केस में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस खबर की पूरी जानकारी आगे आपको देंगे, लेकिन उससे पहले अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और वो बताएंगे आपको मेरे सहयोगी करिश्मा सचदेव। नमस्कार, चार की बार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बताऊंगी कर्नाटक की सियासत में चले सियासी बवाल के बारे में। कर्नाटक की सियासत में टीपू सुल्तान पर दंगल मचा हुआ है। कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष नलीन कुमार ने सनातन विरोधियों को टीपू सुल्तान का वंशज बताया, तो अब बीएसपी सांसद दानिश अली ने उन पर पलटवार किया है। इससे जुड़ी डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी महिमा। जी बिल्कुल, और चार के वार में अगली बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी बिहार से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। अब साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। क्या मायने रखती है, विस्तार से इस पर आपको दूंगी जानकारी, लेकिन अगली खबर आपको बताएंगी सुर्खी। चार के वार में मैं सुरभि तिवारी आपको आखिरी खबर बताऊंगी, और ये खबर जुड़ी हुई है भोलेनाथ के भक्तों से। दरअसल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देश भर में आज शिव भक्ति का माहौल देखा जा रहा है। भोलेनाथ की भक्ति में हर कोई लीन नजर आ रहा है। इस खबर पर भी नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी बड़ी खबर की, और बड़ी खबर बताएंगे मेरी सहयोगी पूजा। देखिए, बिल्कुल महाशिवरात्रि का मौका है और महाशिवरात्रि के मौके पर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी सोमनाथ मंदिर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए, आज महाशिवरात्रि का दिन है और ऐसे में चारों तरफ जयकार गूंज रही है भोलेनाथ की, और इस बीच खुद मुकेश अंबानी सोमनाथ मंदिर पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर मुकेश अंबानी के शिव भक्ति, वो भी शिव की पूजा कर रहे हैं। मुकेश अंबानी सोमनाथ मंदिर पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। ये तस्वीरें भी उस दौरान की लगातार आपको दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर एक तरफ जहां हर मंदिर सजा हुआ है, और बड़ी बात यह है कि हर साल शिवरात्रि के मौके पर वो अलग अलग मंदिरों में जाते हैं और मत्था टेकते हैं। इस बार सोमनाथ मंदिर में पहुंचे और यहां पर जाकर मत्था टेका और भगवान का आशीर्वाद लिया। महाशिवरात्रि के मौके पर मुकेश अंबानी सोमनाथ मंदिर पहुंचे, और देखिए उनके बेटे भी मौजूद हैं यहाँ पर उनके साथ, आकाश अंबानी। और देखिए, इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी, उनके बेटे जिनकी शादी होने जा रही है, वो अपनी होने वाली पत्नी के साथ कई मंदिरों में जाकर मत्था टेकते हुए नजर आए। इस बार भी ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। मुकेश अंबानी सोमनाथ मंदिर पहुंचे, उनका बेटा भी उनके साथ में मौजूद रहा। और देखिए, क्योंकि हमने बताया आपको कि निक्की यादव की हत्या में लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। हर दिन गुजरने के साथ ही कुछ नया पुलिस की पड़ताल में निकलकर सामने आ रहा है। हत्याकांड के पीछे के राज खंगालने में लगातार पुलिस जुटी हुई है। इस बार एक बड़ा खुलासा हुआ, देखिए एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर। निक्की यादव और साहिल गहलोत की इस खूबसूरत जोड़ी में से अब निक्की यादव इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जिस साहिल गहलोत की बाहों में निक्की यादव खुश हुआ करती थी, जिसके साथ साथ जन्मों का रिश्ता निभाना चाहती थी, जिस पर वो जान छिड़का करती थी, उसी से उसका आशिक बेवफाई कर बैठा और उसको रास्ते से हटाने के लिए साजिशें रचने लगा। क्योंकि इस रिश्ते से परिवार खुश नहीं था, तो साहिल गहलोत ने निक्की यादव का मर्डर कर दिया। निक्की यादव की मर्डर मिस्ट्री का राज गहराता जा रहा है, क्योंकि इस हत्या पर हो रही जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उससे जुड़े राज खुलते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नोएडा में निक्की यादव ने साहिल गहलोत से 2020 में शादी की थी, जिसका मैरिज सर्टिफिकेट पुलिस को मिला है, लेकिन इस राज से आज तक निक्की यादव का परिवार अनजान है। हम तो नहीं मानते कि शादी हुई। तो अभी जो परिवार वाले और उनके दोस्त बताए जा रहे हैं, इस हत्या में भी शामिल हो सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? हो सकता है जी। तो क्या मांग करते हैं उनके लिए भी? उनके लिए भी कानून में जो सख्त से सख्त सजा हो वो उनको मिलनी चाहिए। जिस सच से निक्की यादव का परिवार अनजान है, उस सच को साहिल गहलोत का परिवार बखूबी जानता था। इस रिश्ते से साहिल का परिवार खुश नहीं था। ये सब जानते बूझते भी साहिल के परिवार ने 2022 में शादी तय की, लेकिन इस सच को लड़की के परिवार वालों से छुपाया गया। तो क्या इसीलिए निक्की यादव की हत्या कर दी गई, ताकि निक्की यादव से शादी के सच को शव के साथ दफनाया जा सके? इसलिए साहिल ने निक्की यादव को घुमाने के बहाने बुलाया और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर डाली।
पुलिस पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि आरोपी साहिल ने 10 फरवरी को सुबह 9 बजे निक्की की हत्या की। उसके ठीक 12 घंटे के बाद जाकर शादी कर ली और उसके बाद आकर वापस आया और निक्की के शव को फ्रिज में रखने जाता है। तब साहिल गहलोत की मदद के लिए दोस्त और कजन भाई ने साथ दिया। पुलिस ने इस मामले में साहिल के पिता और 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल भी शामिल है, जो साहिल की मौसी का बेटा है। इसके अलावा 2 दोस्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस अब तक 5 लोगों को निक्की हत्याकांड में गिरफ्तार कर चुकी है, जिनको कोर्ट में पेश करने के बाद 3 दिन की रिमांड मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि निक्की यादव की हत्या पर कुछ और खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि हत्याकांड पर सवाल है कि क्या सच में साहिल निक्की के साथ घूमने जाना चाहता था। अगर जाना चाहता था तो फिर साहिल के पास कोई बैग क्यों नहीं था, सिर्फ निक्की के पास ही बैग क्यों था। क्या निक्की यादव की हत्या की साजिश दूसरों के साथ मिलकर रची गई? क्या साहिल गहलोत ने जिनसे मदद ली वो निक्की यादव की हत्या की साजिश में शामिल थे? क्योंकि पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके निक्की यादव के हत्याकांड से तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। निक्की यादव मर्डर केस को लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई खुलासे किए। स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने भारत 24 से खास बातचीत भी की। आपको सुनवाते हैं उन्होंने इस दौरान में क्या कुछ जानकारियां साझा की हमारे संवाददाता सुरेश झा के साथ। कांड के मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र यादव, इनसे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए कि सर इन 5 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, सर कैसे गिरफ्तार हुई इन 5 की? जैसा अभी मैंने बताया कि जब इस मेन अक्यूज्ड को गहन इन्वेस्टिगेशन में इंट्रोगेट किया गया तो उस समय ये बातें क्लियर आई कि कुछ और लोगों की भी नॉलेज में था, वो लोग भी सबूत मिटाने और इस सब में शामिल थे, इसलिए इन 5 को हमने। इन सब 5 की भूमिका क्या थी सर में? जैसा मैंने बताया, फादर को तो शुरू से पता था कि इसने शादी पहले की हुई है, और बाकी जो लोग हैं जिसमें ये 4 लोग हैं वो इसको लेने गए थे। उसको रास्ते में ये मिला, जब मर्डर करने के बाद इसने सारा बताया कि ऐसे ऐसे ये हो गया। फिर ये इसके साथ गए, बॉडी को वहाँ रखा, उसमें ये सारे शामिल थे और फिर साथ में उसको बारात में ले। क्या सर शुरुआत में इसने अपने घर वालों को बचाने की कोशिश भी की? पुलिस से पूछताछ हो रही थी तो बिल्कुल इसने पहले झूठ बोला कि मेरे अलावा किसी को नहीं पता। तो इसमें सर मान सकते हैं आगे और भी गिरफ्तारी होगी? मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता। जैसे जैसे नए तथ्य आएंगे, कोई साक्षी सामने उभर के आएगा, अकॉर्डिंगली पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम फैसला करेगी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र यादव जो हमारे साथ बात कर रहे थे। निक्की हत्याकांड के मामले में जिस तरीके से जांच धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, उसमें एक एक करके कई खुलासे हो रहे हैं। आज 5 की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें खासकर साहिल गहलोत का पिता भी शामिल है। यानी इस पूरे हत्याकांड के अंदर, पूरी साजिश के अंदर गहलोत का पिता एक मुख्य आरोपी के तौर पर मान सकते हैं। लेकिन पुलिस की जांच अभी जारी है और इस मामले में आगे और भी गिरफ्तारी हो सकती है। कैमरा पर्सन कपिल साथ सुरेश झा, भारत 24, दिल्ली। और देखिए अब बात करते हैं मुंबई में मातोश्री के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन की। जी हां, जहां पर उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। एक और उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारे लगाए गए तो दूसरी तरफ शिंदे गुट के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों से कहा कि गली गली में जाकर लोगों को बताइए कि पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान चोरी हो गया है। सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चोर को सबक सिखाने की जरूरत है, वह पकड़ा गया है। मैं चोर को तीर कमान लेकर मैदान में आने की चुनौती देता हूं और हम एक जलती हुई मशाल से उसका मुकाबला करेंगे। उद्धव ने कहा प्रधानमंत्री को लगता है वो शिवसेना को खत्म कर देंगे। शिवसेना कभी खत्म नहीं होगी। ठाकरे यहां बांद्रा स्थित अपने आवास मातोश्री के बाहर पार्टी नेताओं की बैठक की अध्यक्षता करने से पहले अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। बड़ी संख्या में ठाकरे के समर्थक पहुंचे। मातोश्री के बाहर जमा हुए एकनाथ शिंदे के खिलाफ और ठाकरे के समर्थन में नारे लगाए गए। 2 तस्वीरें आपके सामने, उद्धव ठाकरे का समर्थकों को संदेश, तो दूसरी तरफ जो जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, उद्धव समर्थकों ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं देखिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का मठ दौरा, स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दीघे के मठ का उन्होंने दौरा किया।
शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिलने के बाद ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं, ये बड़ी बात उन्होंने कही। आनंद दीघे की विचारधारा को मानने वाले हैं, बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को मानने वाले हैं। धर्मवीर आनंद दीघे के आशीर्वाद से ये फैसला हुआ है, एकनाथ शिंदे ने ये कहा। चुनाव आयोग का फैसला ऐतिहासिक फैसला है और एक बड़ी जीत के तौर पे इसे एकनाथ शिंदे देख रहे हैं और यही वजह है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह भी नजर आया। चुनाव आयोग को मैंने धन्यवाद दिए हैं, इस निर्णय का स्वागत मैंने किया है। आज कार्यकर्ता आज यहाँ पर हमारे गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दीघे साहब का ये आश्रम है, उनके विचारधारा बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को बहुत आगे बढ़ा, उनके आशीर्वाद से आज का ये निर्णय हुआ। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, जल्लोश है, खुशी है, क्योंकि जिनके पास बहुमत है उनके बाजू में चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। तो देखिए, चुनाव आयोग का ये फैसला यूं ही नहीं आया। आपको उस फैसले के पीछे की थ्योरी थोड़ा समझाते हैं। आखिर क्या है चुनाव आयोग के फैसले के आधार, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट के शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक पाया। उद्धव गुट ने बिना चुनाव कराए अपनी मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से पदाधिकारी नियुक्त किया और यही वजह है कि उनके पक्ष में फैसला नहीं आया। चुनाव आयोग ने यह भी पाया कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को गुपचुप तरीके से वापस भी लिया गया, जिससे पार्टी निजी जागीर के समान हो गई है। इसके अलावा इन तरीकों को चुनाव आयोग ने 1999 में नामंजूर कर चुका था। चुनाव आयोग ने यह कहा था कि उद्धव गुट के पार्टी की ऐसी संरचना है जो भरोसा जगाने में नाकाम रहती है और इसी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना से अब उद्धव गुट की दावेदारी को खत्म माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने शिवसेना पर शिंदे गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक हटा दी थी। कोर्ट ने पिछले साल 27 सितंबर को अपने आदेश में ये कहा था कि आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर फैसला कर सकता है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। और चलिए इसी से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। दरअसल महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, इसी के फैसले को लेकर उद्धव गुट की बैठक होने वाली है। मातोश्री के बाद उद्धव के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई, इसकी तस्वीरें भी लगातार हमने आपको दिखाई थी। अब मातोश्री पर पहुंचे उद्धव गुट के सांसद और विधायक, यहाँ पर एक मीटिंग होगी, मंथन यहाँ पर होगा, चिंतन होगा। उद्धव गुट के सांसद और विधायक चूंकि यहाँ पर पहुंच चुके, इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में कल से सियासी बवाल मचा हुआ है। आपने सुना कि उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या कुछ कहा गया था, उधर शिंदे की तरफ से भी इस पूरे फैसले का स्वागत किया गया। अब इसी को लेकर एक बैठक यहाँ पर होने वाली, इसी के फैसले को लेकर उद्धव गुट की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो शिवसेना मामले को लेकर के जिस तरीके से सियासी पारा इस वक्त लगातार चढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उद्धव गुट की तरफ से कहीं कुछ टिप्पणियां की जा रही है, तो वहीं एकनाथ शिंदे जहां एक और चुनाव आयोग के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। इस बीच में जो सियासी घमासान है वो तेज होता हुआ, हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना मामले पर तेजस्वी का बयान भी सामने आया, उद्धव ठाकरे के साथ ठीक नहीं हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब शिवसेना मामले को लेकर के तेजस्वी यादव ने बयान दिया है और तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है कि उद्धव ठाकरे के साथ ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। हालांकि उद्धव गुट की तरफ से भी कई बातों का जिक्र किया गया था, अब उनके समर्थन में भी अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जब चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा था, कई जगह महाराष्ट्र में एमएलए को खरीदा जा रहा था, डराया जा रहा था, रेट बढ़वाया जा रहा था, जहां संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया, उसका दुरुपयोग कराया गया, वहां चुनी हुई सरकार को गिराया गया। लेकिन ये बिहार है और बिहार की धरती ने वो करके दिखाया कि बिहार में जो भाजपा पूरे देश में कर रहा था, वही खेला जो है भाजपा के साथ हम लोगों ने कर देखा।
तो आपने देखा कि तेजस्वी यादव भी उद्धव के समर्थन में यहाँ पर आ चुके हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। विधानसभा चुनावों की तैयारियों में कर्नाटक के सियासी दल जुट चुके हैं। साल 2023 में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने विरोधी दलों के लिए हल्ला बोल दिया। पहले अमित शाह ने कहा कि टीपू सुल्तान पर विश्वास रखने वाली कांग्रेस कर्नाटक का भला नहीं कर सकती, और फिर कर्नाटक के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार ने सनातन विरोधियों को टीपू सुल्तान का वंशज बताकर विवाद खड़ा कर दिया। और इसी पर बीएसपी सांसद दानिश अली ने पलटवार कर दिया है। अब इसकी वजह से सियासत एक बार फिर से गर्म होती हुई नजर आ रही है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी धर्म के अखाड़े पर सियासी दलों को लड़ाने का पैंतरा चला चुकी है। इसके लिए बीजेपी कर्नाटक में सियासी धर्म युद्ध का अखाड़ा तैयार कर रही है। जनता के बीच हिंदू और मुसलमान के बंटवारे की लकीर खींची जा रही है। भाई मुझे बताओ, टीपू के मानने वाले जेडीएस और कांग्रेस को वोट देना चाहिए या रानी अबक्का को मानने वाली बीजेपी को वोट देना चाहिए? जोर से बोलो, कांग्रेस या बीजेपी? और जोर से बोलो, कांग्रेस या बीजेपी? तो क्या कर्नाटक में धर्म के अखाड़े पर जनता की सरकार चुनी जाएगी? क्या हिंदू मुसलमान के बंटवारे वाली सियासत से जनमत तैयार होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार ने खुला ऐलान किया कि कर्नाटक की जनता को अपने जनहित के मुद्दों का चुनाव नहीं करना है, बल्कि राम और हनुमान के विरोधी टीपू सुल्तान के खिलाफ वोट करना है। ನಾವು ರಾಮ ಭಕ್ತರು, ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು, ಆಂಜನೇಯನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋರು, ಆಂಜನೇಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋರು. ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನದವರಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನವನ್ನು ಮನೆ ಕಳಿಸೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಲಬುರ್ಗದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆಂಜನೇಯನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಂಜನೇಯನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸ್ತೀರೋ ಇಲ್ವೋ? ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನ ಬೇಕಾ, ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಬೇಕಾ, ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು ಬೇಕಾ? ಆಂಜನೇಯನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಾಲಾಗ್ತೇನೆ. ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಉಳಿಬಾರದು, ರಾಮನ ಭಜನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇಕು, ಹನುಮಂತರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು। गले में भगवा पट्टा बांधकर नफरत का संदेश पढ़ने वाले नलिन कुमार को कौन बताए कि संविधान में लिखे लोकतांत्रिक मूल्यों के क्या मायने हैं? उनको कौन पढ़ाए कि ये देश सर्वधर्म समभाव के साथ चलता है? कौन बताए कि ये देश किसी से नफरत करना नहीं सिखाता है? ऐसे नफरत वीरों को बीएसपी सांसद दानिश अली ने इतिहास का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि हम तो टीपू सुल्तान को पहला स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, जिन्होंने अखंड भारत की विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ी। लेकिन चुनौती तो उन लोगों के लिए जो गोडसे से प्यार करते हैं। टीपू सुल्तान पर हो रही सियासत और उनकी विरासत पर छिड़ा संग्राम चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल टीपू सुल्तान का उदय मैसूर के हिंदू शासक वोडेयार के सेना के सहारे हुआ था। 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने राज्य कला और युद्ध कला में महारत हासिल की। इस दम पर केवल 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने पहली लड़ाई में हिस्सा लिया था। 1782 में पिता हैदर अली की मृत्यु हो गई। उनकी विरासत को मजबूत करने की जिम्मेदारी टीपू सुल्तान को मिल गई। कहा जाता है कि मलाबार कोडागु सबसे अहम क्षेत्रों में से एक थे, जहां टीपू सुल्तान की कट्टरता और तानाशाही को याद किया जाता है। इस पर विरासत और सियासत शुरू हो गई। बीजेपी टीपू सुल्तान के सहारे जनता के बीच कांग्रेस को खलनायक बनाकर पेश कर रही है। We are talking about the Congress party and this leader Siddaramaiah, how they love Tipu Sultan, how they adore about Tipu Sultan. That kind of issue we were discussing in the similar context, how the Tipu life ended and how the Congress party in the democratically it should end, and people politically through the votes they need to counter Congress party. Today is a day, earlier it is to be through war, today it is through political elections. So it is in that context, it is nothing to take anybody physically, we don't believe in physical violence. सवाल ये है कि कर्नाटक की सियासी रणभूमि में टीपू सुल्तान पर सियासत क्यों हो रही है? इस बात को जनता को समझने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास पर सियासत करने से समाधान नहीं मिलेगा। टीपू सुल्तान की विरासत पर विवाद करने से कर्नाटक के वर्तमान मुद्दे नहीं सुलझ पाएंगे।
इसलिए जरूरत है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात हो ताकि जनता को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो महाशिवरात्रि की धूम पूरे देश में है। लोग भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की तैयारियों में मगन हैं। वैसे तो भगवान शिव अपने भक्तों से जल्द ही प्रसन्न होने वाले देवताओं में से हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से भोलेनाथ अपने भक्तों को मनचाहा फल देते हैं। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है। सुबह से ही शिव मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। काशी से लेकर उज्जैन तक शिव मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। महाशिवरात्रि पर आज कई जगहों पर भगवान शिव की बारात निकाली जाएगी। लोग भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की तैयारियों में मगन हैं। उज्जैन में महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकालेश्वर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और श्री महाकाल लोक बनने के कारण इस बार प्रशासन ने 10 लाख करीब की संख्या में भक्तों के मंदिर आने का अनुमान लगाया है। शिप्रा का तट आज तारों सा चमकेगा क्योंकि 21 लाख दियों से अवंतिका नगरी को रोशन करने के लिए पूरी तैयारी हो गई है। वहीं ओंकारेश्वर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। महाशिवरात्रि पर वैसे तो देश भर में उत्साह नजर आता है, लेकिन काशी यानी वाराणसी में उत्साह काफी ज्यादा है। भगवान भोले की प्रिय नगरी काशी में उनके विवाह उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख श्री काशी विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। इस महाशिवरात्रि पर बाबा के दरबार में कोई भी खास नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि इस बार रेड कारपेट पर शिव भक्तों का स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा जगह जगह पर भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। दर्शन के लिए हमारे साथ वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा जी मौजूद हैं। सर, सवेरे से आप खुद ही तैनात हैं और यहाँ लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो दर्शन करने के लिए पहुँच रही है। कैसी व्यवस्था है, अभी तक के क्या इंतजाम? बहुत ही सुंदर तरीके से सारे श्रद्धालुओं के दर्शन कराए जा रहे हैं और लगभग पहले 1 घंटे में 60,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। 3:30 बजे जो मंगला आरती समाप्त हुई तभी से सारे चारों गेट खोल दिए गए और सारे लोग स्मूथली एंट्री करके अब एग्जिट करने लगे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था चल पड़ी है। कुल मिला के सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। अंदर जो पानी पीने की व्यवस्था हो, चाहे अनाउंसमेंट करने की हो, चाहे कारपेट बिछा के फिसलन से बचाने की हो या लाइन में लगा के सिंगल लाइन के दर्शन कराने की हो, बड़े ही सुचारू रूप से चल रही है। ये जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, अभी तक कहीं किसी तरीके की कोई लोगों को इनकन्वीनियंस या ऐसा कुछ? अभी तक कोई इनकन्वीनियंस नहीं और जैसा सुबह से ट्रेंड सेट हो जाता है वैसे ही सारे दिन की व्यवस्थाएं चलने लगती है। इसीलिए सीनियर अधिकारी मौजूद हैं सुबह सुबह। इनफैक्ट सारी रात ही नहीं सोए क्योंकि पहले बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था रात्रि 2 बजे तक चलती रही। फिर मंगला आरती के कार्य होने के बाद 3:30 बजे से दर्शन करवाए जा रहे हैं। वहीं बाबा वैद्यनाथ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो शक्तिपीठ भी है और मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। इस 12 ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये विश्व का इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है और इसलिए इसे शक्तिपीठ कहा जाता है। तो आज पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है। महादेव को प्रसन्न करने और उनकी आराधना के लिए महाशिवरात्रि बहुत ही खास तरीके से मनाई जा रही है। घर घर और गली गली हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है।
माना जाता है इस दिन भगवान शिव की सेवा में दान पुण्य करने और शिव उपासना से उपासक को मोक्ष मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत 24 देखिए और क्विज कॉन्टेस्ट में लीजिए हिस्सा के विजेता के नाम की घोषणा का वक्त अब हो चुका है। हमने कल सवाल पूछा था भारत 24 पर शनिवार को रात 9:30 बजे कौन सा कार्यक्रम आता है। सही जवाब है गैंग वॉर और लकी विनर है यूपी के गाजियाबाद से सौरभ सिंह। पूरे भारत 24 परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।